आरजे केतुल के साथ आप सुन रहे हैं माया नगरी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो TAICT पर। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है और दिल्ली तो दिल वालों की है। दीपक जो मुंबई में रहता था, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दिल्ली की एक कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में दीपक की मुलाकात कार्तिक से हुई। देखते देखते दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद दोनों नौकरी की तलाश में लग गए। दीपक का घर मुंबई में था और इसीलिए वो चाहता था कि उसको जॉब मुंबई में ही मिले। इसलिए उसने मुंबई की कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और उसे जॉब लग भी गई। कार्तिक दिल्ली में काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उसे जॉब मिल जाए, पर उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। दीपक और कार्तिक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दीपक ने उसको मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई करने की सलाह दी, इसलिए उसने भी मुंबई की कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया। कुछ दिनों बाद कार्तिक को भी एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई। कार्तिक दीपक के साथ उसी के फ्लैट में रहता था। दोनों दोस्त अच्छी नौकरी लगने के कारण काफ़ी खुश थे। पर कहते हैं ना, खुशियों के पल कब गम में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता। दीपक और कार्तिक की जिंदगी में अब जो घटनाएं घटने वाली थी, उसका इन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कार्तिक के नौकरी लगने के कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन ऑफिस में बहुत काम होने के कारण दीपक घर रात को देरी से तकरीबन 3 बजे के आसपास पहुंचा और उसी रात कार्तिक पार्टी करके आया था और नशे की धुत हालत में अपने बेड पर सो रहा था। दीपक जब घर पहुंचा तब कुछ देर के लिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। घर के ड्राइंग रूम की हालत देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि दीपक के सारे ज़रूरी ऑफिस के कागजात पूरे रूम में कचरे की तरह बिखरे थे। उसी कागज़ों के ढेर में दीपक के ठीक आगे एक कागज़ पड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था, कुछ याद आया। रात के 3 बज चुके थे और कार्तिक आराम से होशो हवास खोकर नशे की धुत हालत में सो रहा था। दीपक अपने ज़रूरी कागजात इस तरह बिखरे हुए देख काफ़ी गुस्से में था। वो तुरंत कार्तिक के रूम पर गया और उसे उठाकर उस पर चिल्लाया, ये क्या मजाक है कार्तिक? तुम्हें पता है ना ये कागजात मेरे लिए कितने ज़रूरी है? पर बहुत नशा करने के कारण कार्तिक होश में नहीं था। दीपक की सारी बातें कार्तिक के ऊपर से जा रही थी। दीपक को भी पता चल गया कि कार्तिक नशे की वजह से होश में नहीं है, इसलिए दीपक ने उसको ज़्यादा कुछ बोला नहीं। पर दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले दीपक ने कार्तिक को बहुत सुना दी। कार्तिक ने बहुत समझाया उसको कि ये उसने नहीं किया, पर दीपक तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। कल की तरह आज भी दीपक घर देरी से आया। घर पहुंचते ही उसने ड्राइंग रूम के टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स देखा। दीपक को लगा कि ये एक बॉक्स कार्तिक ने ही रखा होगा। उसने जब वो बॉक्स खोला तब उस बॉक्स के अंदर की चीज़ देखते ही वो जोर से चिल्लाया और बॉक्स नीचे फेंक दिया। दीपक की आवाज़ सुन कार्तिक तुरंत ड्राइंग रूम पर पहुंचा। उसने दीपक से कारण पूछा कि ऐसा तो क्या देख लिया उसने। दीपक एकदम गुस्से में कार्तिक को बोला, तुम्हें पता है ना कार्तिक कि मुझे इस तरह के घटिया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर भी ऐसी हरकत, अगली बार ऐसी कोई भी बचकानी हरकत मत करना। इस तरह से गिफ्ट बॉक्स में मरे हुए चूहे को कौन रखता है? अब हम बड़े हो गए हैं, ये बच्चों वाली शरारतें अब बंद करो। कार्तिक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दीपक बोल क्या रहा है। कार्तिक ने नीचे से बॉक्स उठाया और जब देखा तो उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, बल्कि उसमें लिखा था, कुछ याद आया। ये पढ़कर जब उसने दीपक की ओर देखा तो दीपक ऐसे थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि दीपक कुछ मरे हुए चूहे की बात कर रहा था। उसने रूम के आसपास हर जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी उसे मरा हुआ चूहा नहीं मिला। कार्तिक ने उसको समझाया कि कान के लोड के वजह से
वो स्ट्रेस में आ गया है और उसे अभी सिर्फ आराम से सोने की ज़रूरत है। इस हादसे के बाद कुछ दिन पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल बीतने लगे, पर दीपक के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बात परेशान कर रही थी, लेकिन ना तो कार्तिक समझ पाया, ना कोई दीपक के ऑफिस वाला। कुछ दिनों बाद दीपक जब ऑफिस में था तब उसे तकरीबन 150 से 200 जितने मैसेजेस आए। सारे मैसेजेस एक जैसे ही थे, जिसमें लिखा था, आज घर अकेले मत जाना वरना भूत पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज अकेले गया तो बहुत पछताएगा। दीपक को लगा कि ये कोई मजाक कर रहा है उसके साथ, इसलिए उसने इस मैसेजेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए। और तो और वो इन सब भूत पिशाचों में भरोसा भी नहीं करता था। पर ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। ऑफिस से घर तक जाने में बीच में एक ऐसा रास्ता आता था जो बहुत सुनसान था और दीपक को हर बार वहाँ से चलकर ही जाना पड़ता था। उस दिन भी जब दीपक उस रास्ते से गुजर रहा था तब उसको दूर से एक बहुत अजीब सा आदमी दिखा जो कि उसको ही घूरे जा रहा था। वो आदमी दूर से तो बहुत अजीब दिख रहा था और तो और उसने कपड़े भी अजीब से और डरावने पहने थे। शुरुआत में दीपक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा कोई अजीब सा आदमी अगर आपको घूरता ही रहे, वो भी ऐसे सुनसान जगह पर, डर तो लगेगा ही। दीपक का डर अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करी और जब उसने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देख दीपक का डर बहुत बढ़ गया। 2 सेकंड पहले जो आदमी उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसे घूरे जा रहा था, वो अब वहां मौजूद ही नहीं था। दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। डर के मारे दीपक का पूरा शरीर थरथरा रहा था, मानो मौत ने पीछे से उसको दस्तक दी। दीपक ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर जब देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपने रास्ते चलने के लिए वापस मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही अजीब आदमी खड़ा था। वो आदमी बड़ी डरावनी आवाज में बोला, कुछ याद आया? दीपक बहुत डर गया था। उस डर को शब्दों में बयान करना पाना शायद मुश्किल होगा। दीपक इतना डर गया कि वो अचानक बेहोश हो गया। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया था। रास्ते पे चलने वाले एक भले इंसान ने उसके जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसको उसके घर पर छोड़ दिया। वो जब उठा तो उसका बुखार कम हो चुका था। उठते ही उसने कार्तिक को ये सारी बातें बताई जो उसके साथ पिछली रात ऑफिस से घर आते वक्त घटी थी। कार्तिक को दीपक की किसी भी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत काम होने की वजह से दीपक बहुत स्ट्रेस में है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। कार्तिक ने उसको समझाने की कोशिश की, पर दीपक इतना डरा हुआ था कि उसने कार्तिक की एक ना सुनी। डर के कारण दीपक अगले 3-4 दिनों के लिए ऑफिस गया ही नहीं। फिर एक रात करीब 2:30 बजे दीपक की नींद खुल गई। वो वॉशरूम जाने के लिए जब उसने लाइट्स चालू करी तब सामने का नज़ारा देख दीपक के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक के ठीक सामने वो आदमी खड़ा था जो उसको कुछ दिनों पहले रास्ते पर उससे घूरे जा रहा था। उस आदमी ने उसको एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहा, कुछ याद आया? उस आदमी को देखकर दीपक इतना डर गया कि वो चिल्ला भी नहीं पाया। लाइट्स तुरंत बंद कर
वो कार्तिक के रूम पर दौड़ा चला गया। उसने कार्तिक को जगाकर बोला, वो 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 आदमी, रास्ते वाला, मैंने उसको मेरे रूम में देखा। प्लीज प्लीज कार्तिक कुछ कर यार, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा, ऐसे मैं मर जाऊंगा यार, कुछ कर कार्तिक। कार्तिक तुरंत दीपक के रूम पर गया और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। कार्तिक को लगा कि अब दीपक को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलवाना पड़ेगा, पर यहाँ दीपक बार बार कार्तिक को किसी तांत्रिक से मिलने की बात कर रहा था। दीपक के इतना बोलने पर दूसरे दिन कार्तिक किसी तांत्रिक बाबा को अपने घर लेकर आया। ये बाबा भूत प्रेतों के मामले में काफ़ी ज्ञानी थे। घर आते ही उस बाबा को ये एहसास हो गया था कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है और वो बदला लेना चाहती है। बाबा ने दीपक को पूछा कि क्या कभी भी उसने किसी के भी साथ कुछ भी बुरा किया या किसी को परेशान किया। बाबा के ये पूछने पर दीपक को आखिरकार उसके स्कूल का वक्त याद आया। उसने बताया कि जब वो स्कूल में था तब उसने और उसके दोस्तों ने एक लड़के की रैगिंग करी थी, और वो भी उतनी बुरी तरह से की कि वो अचानक दिखना ही बंद हो गया था। उस लड़के का नाम अंकुश था। उसने कहा कि एक बार स्कूल आते वक्त दीपक ने उसके बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट्स लेकर रास्ते में गिरा दिए थे और उसके स्कॉलरशिप मिलने का मौका तहस नहस कर दिया। गिफ्ट बॉक्स के बारे में बताते हुए कहा कि अंकुश को एक लड़की पसंद थी। उस लड़की के बर्थडे के वक्त अंकुश उसके लिए तोहफा लाया था। उस तोहफे को बदलकर दीपक ने उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा डाल दिया था। उस लड़की को चूहों से बहुत डर लगता था। दीपक और उसके दोस्तों की वजह से वो लड़की अंकुश को छोड़कर चली गई थी, और तो और अंकुश से अब कोई दोस्ती भी करना नहीं चाहता था। उसने और बताया कि एक बार दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर अंकुश को डराने के लिए उससे कई ज़्यादा डरावने मैसेजेस किए, और जब वो ट्यूशन जा रहा था तब रास्ते में दीपक ने भूत बनने का नाटक किया और अंकुश को बहुत डरा दिया। बाबा को पता चल गया था कि अब उनको करना क्या है। उन्होंने कार्तिक को बोला कि वो 2 दिन में वापस आएंगे, तब तक वो दीपक को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। अंकुश का घर पता लगवाने के लिए कार्तिक ने दीपक के कुछ दोस्तों की मदद ली। वहां जाते ही पता लगा कि अंकुश ने कुछ 5 साल पहले ही अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। कार्तिक को मालूम पड़ गया था कि ये जो आत्मा है वो अंकुश की ही है। बाबा के जाने के दूसरे दिन कार्तिक के कंपनी में बहुत ज़रूरी काम आ गया। काम इतना ज़रूरी था कि कार्तिक के ना आने से कंपनी को काफ़ी नुकसान तो होता ही, पर कार्तिक की नौकरी भी चली जाती। काम सिर्फ आधे घंटे का होने के कारण कार्तिक निकल गया ऑफिस के लिए। अब घर में दीपक सिर्फ अकेला था। दीपक अपने रूम पर सो रहा था, तब भी अचानक अजीब सी आवाज़ें दीपक के कानों में गूंजनी शुरू हो गई। दीपक का सर उठा जा रहा था। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो अपना होश ना खो बैठे, पर वो अंकुश की आत्मा के आगे दीपक की एक ना चली। दीपक जोर जोर से रोने लगा और बोला, प्लीज़ अंकुश, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब कुछ फ़ायदा नहीं था। दीपक के पूरे शरीर पर अब उस आत्मा का नियंत्रण आ चुका था। दीपक अब पूरा होश खो चुका था। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने ना सोचा था। दीपक ने एक कपड़ा लिया और अपने रूम पर पंखे से लटक कर
आत्महत्या कर ली। मैं हूँ आरजे केतुल और ये थी हमारे हॉरर सीरीज़ माया नगरी की दूसरी कहानी।